So we usually don't tend to entertain problems that our legs have unless that starts paining. दर्द हो जाए, तकलीफ होने लगे, तब पता चलता है कि नहीं नहीं इसका ध्यान देना है। अब डायबिटिक में होता है न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी के कारण सुन्नपन, झंझनाहट, जलन। तो इनिशियल डैमेज जो होगा, आज के डेट में मैं चलता हूं और थोड़ा सा पैर कहीं टकरा जाता है तो चोट लग जाता है। बट अगर किसी को डायबिटीज है और न्यूरोपैथी है तो चोट लगेगा पता ही नहीं चलेगा। आज आप चलते हो और पैर से चप्पल उतर जाता है तो आपको पता चल जाता है कि पैर से चप्पल उतर गया। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी है, चप्पल उतर गया, पता ही नहीं चला कि पैर में। Hello everyone, welcome in the another episode of Doc Talk powered by Collect Care. And today we have with us a very special guest, Dr. Kumar Praful Chandra sir, Dr. KP Chandra sir. He is a esteemed director of internal medicines and diabetes care at Health City Visar Hospital. His extensive qualification include MBBS, MD in general medicine, fellowships in diabetes from CMC Vellore, MSc in Advancing Diabetes Care from Birmingham, UK, and Scope certification for obesity management. Welcome on the show, sir. थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जैसा कि इनने बताया, मैं मुख्यतः लखनऊ में हेल्थ सिटी विस्तार एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन और डायबिटीज केयर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और मेरा विशेष इंटरेस्ट डायबिटीज ओबेसिटी मैनेजमेंट में है। थैंक यू। So, sir, start with some simple question. कैसा रहा सर आज का दिन? मंडे है, it's 2:30 already 3. So कैसा रहा सर दिन? See, Monday is usually busy day for us. Right. होता क्या है कि वीकेंड होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू देयर रेगुलर एक्टिविटीज, और मंडे को लोग तैयार होके आते हैं और सोचते हैं कि सप्ताह की शुरुआत अच्छे से की जाए। एंड वी ऑल्सो आर यूजुअली फ्रेश। एक वीकेंड होता है, संडे को आराम करते हैं, रेजुनोवेट करते हैं, सोशल गैदरिंग होता है, सोशलाइजेशन होता है। तो उन सब चीजों करने के बाद मंडे को वी आर फ्रेश एंड फ्रेश टू डील विथ द लाइफ इन अ बेटर वे। एंड मंडे के दिन मोस्ट ऑफन वी डू हैव हायर नंबर ऑफ पेशेंट्स आल्सो visiting us in our clinic. तो आई वुड से टिल नाउ द डे हैज बीन बिजी। मॉर्निंग में हमारी ओपीडी थी, सुबह 10 से 12 मेरा ओपीडी होता है हमारे क्लिनिक पे। सो देयर आई हैड यूजुअली larger than normal number of patients. सिमिलरली यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद यू कैन सी कि मैं अभी फ्री हो पाया हूँ। इट्स 3 PM and I was overloaded with work. But yes, enthusiasm was high and everybody was happy to meet me and I have been able to help them. बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब इतनी लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद भी सेम एंथुजियाज्म और सेम एनर्जी आपके वर्ड्स के अंदर दिख रही है। सो इससे पता लग रहा है कि यू आर लाइक दैट पेशेंट केयर आपको और एनर्जेटिक कर देता है व्हेन मोर पेशेंट्स केम विद देयर थिंग्स। सो आई थिंक वो बहुत एनर्जेटिक कर देता है। तो सर, जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखा एंड देन मैंने आपके ऊपर बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मेरे को पता लगा बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं। 400 प्लस से ज्यादा आप एकेडमिक एक्टिविटीज कर चुके हैं जहाँ पे सेशंस लेना और वो सब इंक्लूडेड है, राइट? तो मेरे एज ए नॉर्मल पर्सन मेरा क्वेश्चन था सर कि मेडिसिन को चूज करने का, मतलब करियर को चूज करने का डिसीजन कैसे लिया, और फिर उसमें भी लाइक हाउ इंटरनल मेडिसिन और डायबिटीज केयर में आपको मतलब कैसे ज्यादा इंटरेस्ट आया सर? देखो दोस्त, चीजें तो बचपन से शुरू होती हैं। मतलब आई एम फ्रॉम अ लिटिल बिट अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली बैकग्राउंड, गांव में रहा हूं। तो एक तो हम लोग के पहले सबसे पहले चीज होता है कि सर्वाइवल के लिए यू हैव टू डू गुड। मतलब आज के जमाने में हमारे बच्चे हैं, प्रोबेबली दे आर फ्रॉम प्रिविलेज क्लास एंड दे चूज व्हाट कैरियर दे हैव टू। हमारे जमाने में क्या था कि
आपने 10th किया, आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको साइंस लेना है। अब साइंस में डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेना है, इंजीनियर बनना है तो मैथ्स लेना है। तो ईश्वर की कृपा से पढ़ाई लिखाई अच्छी होती थी, तो आई वॉज अमॉन्ग्स्ट टॉपर्स इन माई बैच और इन माई क्लास। तो एज यूजुअल साइंस लिया। तो फिर हुआ कि वाई टू चूज मेडिकल प्रोफेशन, वाई नॉट टू गो फॉर इंजीनियरिंग। अब दो तीन चीजें, तो बहुत सारी पर्सनल चीजें होती हैं। आपके फैमिली में कोई ऐसा आदमी बीमार हो एंड यू हैव सीन दी सफरिंग, आपके गांव में आपने देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऑरा होता है मेडिकल प्रोफेशन का, डॉक्टर बन के द वे यू गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, द वे यू गेट opportunities to serve the people, you become popular, और आपको प्रशंसा बहुत ज्यादा मिलती है। मतलब देयर इज अ सिंपल वर्ड कि आदमी खुश कब सबसे ज्यादा होता है। और आप खुद पे इवैल्यूएट करके देखो कि अंदर से खुशी कब मिलेगी, रसगुल्ला खा के मिलेगी या मतलब कुछ अच्छा चीज करने से, सोने से मिलेगी। बट आंसर इज, जब आपकी आपका कोई प्रशंसा करता है, जब आप किसी के लिए इंडिस्पेंसेबल होते हैं, जब आपको इज्जत मिलती है, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि you are well recognized for your services in the society, you get a respect in the society, you are indispensable for the society। आज के जमाने में जो भी चेंज हुआ हो, लेकिन आज से 25-30 साल पहले मेडिकल प्रोफेशन के प्रति बहुत इज्जत थी, और आज के डेट में भी दिस इज कंसिडर्ड ए डिवाइन एंड रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। सो दैट वाज द कॉज आई गॉट अट्रैक्टेड। अब हुआ कि इंटरनल मेडिसिन क्यों लिया, तो एमबीबीएस कर लिया। ईश्वर की कृपा से उसमें भी अच्छा रैंक आया। इंटर्नशिप कर रहा था, तो जिस डिवीजन में जाओ वहां के काम में मजा आ रहा था। तो इंटर्नशिप में पहले मैं सर्जरी में गया तो मुझे लगा सर्जन बनना चाहिए। फिर जब सर्जरी के बाद मेरी पोस्टिंग मेडिसिन में हुई थी, व्हेन आई वेंट इन मेडिसिन आई डिड माय एमबीबीएस फ्रॉम दरभंगा। और वहां पे कालाजार के केसेस बहुत ज्यादा होते थे, और उनका बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ड्रग रेजिमेन होता था, एंड पीपल विल डाइंग अक्रॉस। तो जब आप उसको पेशेंट को ट्रीट करते हो और पेशेंट ठीक होता है, तो यू फील हैप्पी, एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है। उसी तरह वहां पे उस समय, मतलब आज से 25-30 साल पहले, इतने डायग्नोस्टिक स्किल नहीं थे, तो यू हैड टू डू डायग्नोसिस बेस्ड ऑन योर स्टेथोस्कोप, योर क्लिनिकल स्किल। तो सर्जरी में, ऑर्थो में क्या है कि जो ऑर्गन गड़बड़ है आपने उसको खोला, खोल के आपने देख लिया, देख के जो करेक्ट करना है कर दिया। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मेडिसिन, you have to think a lot about why it has happened, and without seeing the organ you have to diagnose what is the problem। किसी की सांस फूल रही है तो हार्ट के कारण है या लंग के कारण है, किसी का पैर सूजा हुआ है तो किडनी के कारण है, हार्ट के कारण है, लीवर के कारण है। एंड देन यू गिव सम ट्रीटमेंट, और उसका मिराकुलस इफेक्ट आता है। तो लगा कि यार ये एक ऐसा ब्रांच है ना जहां दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, और वहां आप शरीर के सभी अंगों के बारे में, सभी अंग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, हैव दे फंक्शन टुगेदर एंड हाउ दे कम टुगेदर टू वर्क एज ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग। तो बड़ा फैसिनेटिंग लगा। देयर वॉज रीजन फॉर एवरीथिंग यू डू। कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी दवा दी है, व्हाट यू हैव थॉट, व्हाई यू हैव डन। तो ये एक प्रोसेस था दैट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन। फिर आफ्टर माय एमबीबीएस रैंक अच्छे आए मुझे, ऑल इंडिया रैंक 194 था। तो आई गॉट गुड प्लेस इंदौर के अंदर, मेडिसिन मिला, वहां पे बहुत अच्छे टीचर्स थे। तो मेडिसिन एज सच में मुझे लगा कि सारे सिस्टम एक साथ इवेल्युएटेड थे। देन आई वेंट इनटू सम रिसर्च वर्क इन डायबिटीज। तो डायबिटीज में हार्ट फेलियर के रिसर्च में गया, तो वहां मैंने बड़ा इंट्रिकेटली देखा कि डायबिटीज अफेक्ट्स ऑल बॉडी ऑर्गन, एंड
appropriate care of diabetes is not limited to just blood sugar but different organs also. तो सही का इंटरनल मेडिसिन वाला अगर होगा वो सभी अंगों के इलाज के बारे में सोचेगा। तो जब आप डायबिटीज करते हो तो डायबिटीज से एसोसिएटेड किडनी है, हार्ट है, लीवर है, आईज है, नर्व्स हैं, सो दैट गिव्स ए कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, देन इन 2012 में रिसर्च से बाहर आया। वहां जो रिसर्च था वो डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट फेलियर पे रिसर्च था। आई वर्क देयर फॉर 3 to 4 years, 4 to 5 years। जब मैं यहाँ पे आया तो वंस अगेन एक जनरल मेडिसिन में पढ़ाई शुरू की। बट व्हाट आई सॉ कि ओवर द टाइम क्रोनिक डिजीज सेगमेंट के जो पेशेंट आ रहे हैं जिनको बार बार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है, 30 to 40% ऑफ द पेशेंट आर हैविंग डायबिटीज एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस जो उनको हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। तब इससे प्रेरणा लेके मैंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, सीएमसी वेल्लोर से एक फेलोशिप, 2 साल का कोर्स होता है, तो एक फेलोशिप मैंने किया, फेलोशिप इन डायबिटीज। दैट वाज इन 2017 to 2019। बड़ा अच्छा लगा। वहां देखा कि हाउ इंट्रिकेटली डायबिटीज हैज टू बी मैनेज्ड। ओवर द टाइम जब हम बाहर लेक्चर्स वगैरह लेने लगे तो पता चला कि हाउ द स्पेक्ट्रम ऑफ डायबिटीज हैज चेंज्ड। थोड़ा सा और इंटरेस्ट जगा। देन आई थॉट लेट मी डू सम एडवांस कोर्सेज इन डायबिटीज। तो मैंने फिर मास्टर्स डिग्री एमएससी इन एडवांसिंग डायबिटीज केयर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से किया। तो जिस तरीके से डायबिटीज एक सुनामी के रूप में आ रहा है एंड इट कॉजेज complications associated with many organs, diabetes becomes the source of many diseases, obesity becomes the source of many diseases, and scope of serving people is higher when you target diabetes. तो इस तरह से gradually from becoming doctor coming to internal medicine coming to diabetes specialty, then to obesity specialty. That is how the journey has been. Thank you. तो सर इस शोकेस की मतलब आपका रोल अदर देन पेशेंट केयर रिसर्च में भी कितना रहा, राइट? कि मतलब आपने पूरा एकदम रिसर्च किया कि दैट हाउ द थिंग्स हैपेंस, राइट, एंड व्हाट आर द इवॉल्विंग एरियाज, कि कैसे डिजीज का जो लैंडस्केप है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, राइट? तो सर जैसे आपने बोला कि आप डॉक्टर होने के साथ साथ मतलब रिसर्च में भी हैं, पब्लिक हेल्थ की एक्टिविटीज भी करते हैं, तो इतने रोल एक साथ मैनेज कैसे हो पाते हैं सर? और इसमें कौन सा रोल है जो आपको ज्यादा सेटिस्फाइड करता है सर? देखो, कहीं भी ऐसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि ये एक बॉक्स अलग है, एक बॉक्स अलग है, एक बॉक्स अलग है। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। जब आप पेशेंट को देख रहे होते, क्लिनिकल केयर में होते हो, देयर आर मेनी थिंग विच आर अनआंसर्ड ऑन द स्पॉट, आपको पता नहीं चलता है। यू गो बैक, यू रीड अबाउट इट, और जब एक ही चीज बार बार आता रहता है देन यू स्टार्ट थिंकिंग हाउ कैन आई इंप्रूव द थिंग और हाउ कैन आई ब्रिंग द चेंज। तो ये होता है क्लिनिकल केयर से रिसर्च और लर्निंग। और जो आप रिसर्च करते हैं, बहुत बार क्या होता है कि जब आप क्लिनिक में बैठे होते हैं तो कॉपी बुक स्टाइल में काम करते हैं, बट जब आप रिसर्च में काम करते हैं तो उसी पेशेंट को आप बहुत ही गंभीरता से और एक्सटेंसिव तरीके से हर पहलू को देखते हैं। तो ये आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस के आदत को सुधारता है। एज ए डॉक्टर लोग ओवरलोडेड है इंडिया में काम के लिए, दिन में कभी 70, कभी 80, कभी 100 पेशेंट देख लेते हैं। तो आपकी क्या आदत होती है, एक बड़ा ही फोकस्ड अप्रोच हो जाता है, ये प्रॉब्लम हुआ ये कर लो। तो मेनी टाइम्स यू स्टार्ट मिसिंग द कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर। लेकिन जब आप रिसर्च करने जाते हो तो उसी पेशेंट का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आप देखते हो। तो ये दोनों कंप्लीमेंट्री हो जाते हैं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस हेल्प्स यू इन रिसर्च, एंड जो एक्सटेंसिव आप रिसर्च एक्टिविटी करते हो तो दैट हेल्प्स यू इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। और उसके बाद व्हेन यू डिस्कस इट, लोग बोलते हैं इसको टीचिंग, बट आई से व्हेन यू शेयर योर नॉलेज, तो व्हेन यू शेयर योर नॉलेज तो आपने जो सीखा है वो आपने 10 आदमी को बताया, और 10 आदमी के अंदर जो कंफ्यूजन है या जो क्लिनिकल स्किल्स उनने सीखे हैं
वो आपको बोलेंगे. सो व्हेन यू शेयर योर नॉलेज, व्हाट यू कॉल टीचिंग, यू ग्रो योर सेल्फ. मैं कभी भी किसी भी सीएमई में जहां स्पीकर होता हूं, मैं तो ये बोलता हूं कि बीइंग ए स्पीकर गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न द सब्जेक्ट इन डेप्थ. अगर मैं स्पीकर न बनूं तो मैं सब्जेक्ट भूल जाऊंगा. पढ़ाने के लिए जो मुझे पढ़ना पड़ता है ना, इससे मेरा ज्ञानवर्धन ज्यादा होता है. फिर जब उसको हम क्लिनिक से कोरिलेट करते हैं, रिसर्च से कोरिलेट करते हैं, तो तीनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, एंड दे हेल्प ईच अदर टू ग्रो टुगेदर. एंड दैट इज हाउ. मजा आता है यार, सब चीज में मजा आता है. सबसे ज्यादा मजा जब आप क्लिनिक में बैठे हो, उसमें मजा आता है. आप पेशेंट से जब इंटरेक्ट करते हो, और मैंने कहा ना, जब आपको सामने वाला थैंक यू बोलता है, जब आपको खुशी मिलती है, वेन यू फील इंपॉर्टेंट. तो जब आपको कोई कहता है कि डॉक्टर साहब आपने मेरी जिंदगी बचा ली, डॉक्टर साहब आप हमारे लिए भगवान हैं, या स्टिल पीपल आर देयर हु रिस्पेक्ट डॉक्टर एंड डॉक्टर प्रोफेशन वेरी मच, तो बहुत मजा आता है. मतलब अगर खाना भी ना खाओ, कुछ भी नहीं करो, काम करते रहो, पेशेंट आते रहे, तो आपको भूख नहीं लगती है. कई बार तो होता है कि सुबह 10 बजे बैठो, 3 बजे तक वॉशरूम के लिए, जैसे आज ही सुबह 10 बजे से लेके 3 बज गए, अभी तक वॉशरूम के लिए उठ नहीं पाया हूं, समय नहीं मिला है. सो यू गेट सो इंडल्ज्ड इन द पेशेंट केयर, यू फील सो हैप्पी अबाउट इट कि यू स्टार्ट इंजॉइंग इट. इसी तरह अभी आपको इतने देर के बातचीत में लग गया होगा कि जब मैं लेक्चर लेने जाता हूं, लोगों को पढ़ाने जाता हूं, इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाता हूं कि उसी में मजा लगता है. समय का पता ही नहीं चलता है. सो दिस इज हाउ, वट एवर यू डू, यू जस्ट कीप इंजॉइंग इट, एंड वंस यू इंजॉय इट, यू विल गिव द बेस्ट रिजल्ट. यू शुड लव द वर्क यू डू. काम को अगर ड्यूटी समझ के करोगे भाई, तो मजा नहीं आएगा. वो घड़ी देखते रहोगे कि समय कब पूरा हुआ. लेकिन काम को पैशन के साथ करोगे, मजे के साथ करोगे, देन यू विल नेवर सी एट दी वॉच. तुम्हें लगे अरे यार काम करते जाओ, मजा आते जा रहा है. सो दिस इज हाउ लाइफ गोज, दिस इज हाउ वी डू ग्रो इन आवर प्रोफेशन. थैंक यू. एग्री 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 सर, एंड द सेम समटाइम्स सेम गोज विद मी एज वेल, कि मतलब जब मैं भी ऐसे लोगों से बातचीत करने आता हूँ, तो मतलब वो जो समटाइम्स एनर्जी मेरे को मेरे लिए लगती है, वो आपके अंदर भी दिख रही है कि लोगों से बात करना अच्छा लगता है, जो खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करने अच्छे लगते हैं. और आपकी तो मतलब इतनी डाइवर्स नॉलेज है, फ्रॉम मतलब जैसे आपने बोला पटना से लेके बर्मिंघम तक, आप समझ रहे हैं, वो सेम सब्जेक्ट एक्सपर्टीज को लेके आई थिंक वो शेयर करने में जो आपको इंटरेस्ट आता होगा. और आई थिंक नॉलेज से ज्यादा भी एक्सपीरियंसेस, राइट, जो आपने बोला कि एक एकेडमिक नॉलेज को जब केस स्टडीज से रिलेट करते हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है. तो सर सेम मतलब मेरे भी जब सराउंडिंग, आपने बोला कि एक डायबिटीज एक सराउंडिंग बन चुका है, राइट, इंडिया के अंदर एक डायबिटीज भी इवॉल्व हो रहा है, नंबर ऑफ केसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, टाइप ऑफ केसेस इवॉल्व हो रहे हैं, राइट. तो अभी मतलब रिसेंट में इन माय नेबरहुड एज वेल, कि उनके एक फैमिली के अंदर किसी को एकदम से, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनको डायबिटीज फुट की बीमारी देखने को मिली, डायबिटिक फुट की. और उसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली ने इतना सफर किया, क्योंकि उनको लगा कि डायबिटीज है, नॉर्मल है, राइट, वो मेडिसिन चलती रहेंगी, वो एकदम से नॉर्मल. उनको पता ही नहीं लगा उन एट दैट ड्यूरिंग फेज कि वो कब एक ऐसी बीमारी में तब्दील हो गया जो वो उन्हीं को नहीं, उनकी पूरी फैमिली को इफेक्ट कर रही थी, राइट. बिकॉज एक गवर्नमेंट जो रोज काम पे जा रहे हैं और रोज उनकी दिनचर्या एकदम है, और एकदम से एक ऐसी बीमारी ने लिया जहां वो चल फिर भी नहीं पा रहे हैं सही से, राइट. सो ये पता लगा सर कि डायबिटिक जो फुट है वो एक सीरियस इशू है, पर लोग उन अक्सर इग्नोर कर देते हैं बिकॉज सेम एसोसिएटेड है डायबिटीज के साथ में. तो आपको आपको सर इस हिसाब में इंडिया के लिए क्या लगता है कि इंडिया में लोग इसको इतना मतलब लाइटली क्यों ले लेते हैं सर, डायबिटिक फुट जैसी बीमारी को? देखो, सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की कमी है. मतलब आई विल ऑनेस्टली एडमिट कि आज से 10 साल पहले, व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिस एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग डायबिटीज, मैं भी डायबिटिक फुट के बारे में उतना ज्यादा लोड नहीं लेता था, टू बी वेरी ट्रू. बट जब मैं फेलोशिप करने गया सीएमसी वेलोर, और वहां मैंने जब क्लिनिकल केसेस किए, और जब देखा कि हाउ डायबिटिक फुट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग विद डायबिटीज, एंड हाउ इट इज अंडर रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडर ट्रीटेड, और जब ये एडवांस स्टेज में आता है, तो हाउ मच इट अफेक्ट्स द पेशेंट, आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट्स रोल. क्यों होता है?
अब देखो क्या होता है ना कि बहुत बार लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अरे पैर में थोड़ा सा क्रैक ही तो आया है, पैर में सुन्नपन ही तो है, पैर में थोड़ा जलन ही तो है, पैर का स्किन ड्राई ही तो है, ये स्किन का प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं चला गया था तो इसलिए गंदा हो गया है पैर। सो वी यूजुअली डोंट टेंड टू entertain problems that our legs have unless that starts paining। दर्द हो जाए, तकलीफ होने लगे, तब पता चलता है कि नहीं नहीं इसका ध्यान देना है। अब डायबिटिक में होता है न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी के कारण सुन्नपन, झंझनाहट, जलन। तो इनिशियल डैमेज जो होगा, आज के डेट में मैं चलता हूं और थोड़ा सा पैर कहीं टकरा जाता है तो चोट लग जाता है। बट अगर किसी को डायबिटीज है और न्यूरोपैथी है तो चोट लगेगा पता ही नहीं चलेगा। आज आप चलते हो और पैर से चप्पल उतर जाता है तो आपको पता चल जाता है कि पैर से चप्पल उतर गया। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी है, चप्पल उतर गया, पता ही नहीं चला कि पैर में, जूते में मान लो एक कंकर पड़ा है या एक कील पड़ा है, आप पहनोगे, दर्द होगा, तो घाव होने से पहले पता चल जाएगा। डायबिटिक में न्यूरोपैथी है, सेंसेशन है नहीं, वो कंकर से पूरा घाव हो गया, छिल गया, छेद हो गया, खून बह रहा है, आपको पता ही नहीं चला। आप पैर सेक रहे हो ठंड के मौसम में, आग के नजदीक गए, आपका पैर जलने लगा, आपने पैर पीछे कर लिया, जलने से बच गए। डायबिटीज वाले को पता ही नहीं चल रहा, वो और आग के करीब लेते गए और फोले फफूंदी, मतलब छाले पड़ जाते हैं। तो ये हम लोग बहुत बार देखते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंसेशन इन फुट डैमेज हो जाता है और उस पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। अब जब आपको दर्द नहीं होगा तो आप उसका केयर नहीं करेंगे। और लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा है। मतलब अपने पास जितना मेडिकल अवेयरनेस है उससे ज्यादा काउंटर अवेयरनेस है। अब ज्ञान की बातें बहुत बड़ी चलती हैं, डॉक्टर ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए पैर कहता है दो, डॉक्टर ऐसे ही बेवकूफ, बहुत सारी किंवदंतियां हैं। पीपुल, निगेटिव पब्लिसिटी अगेंस्ट मॉडर्न मेडिसिन। मैं इसको एलोपैथिक मेडिसिन नहीं बोलता हूं, आई कॉल इट मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। हमने देखा है कि डायबिटिक फुट का डायबिटिक अल्सर अगर बोन तक जाएगा तो पैर काटना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि भैया, अल्सर होने से पहले पैर जिस समय आपका रूखा हो रहा है, आप उस समय केयर कीजिए। प्रतिदिन रात में पैर को धोइए, कोई क्रीम लगाइए, इंस्पेक्शन कीजिए। दैट इज मॉडर्न मेडिसिन। दूसरा कहता है कि अरे घाव है, कुछ नहीं यार, वो तारपीन के तेल में पैर को डुबा दो, पैर ठीक हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि एक तो लेवल ऑफ नॉलेज and awareness about diabetic foot in society is very very less, and even in doctors it is very very less। मतलब वो झोला छाप डॉक्टर है, जुगाड़ी डॉक्टर है, डायबिटीज के डायबिटिक फुट को वो क्या कहते हैं, गॉज पिस ठूस ठूस के घाव के अल्सर को बड़ा कर रहा है। मैनेजमेंट ही अलग है इसका, ऑफ लोडिंग का कंसेप्ट ही लोगों को नहीं पता है। तो एक तो लैक ऑफ नॉलेज इन जनरल पब्लिक, लैक ऑफ नॉलेज इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, बिकॉज ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आज के डेट में भी दोस्त 60 to 70% ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज इन कंट्री एंड पर्टिकुलरली इन विलेज इज बीइंग डन बाय अनक्वालिफाइड पीपल, सो दे डोंट नो अबाउट इट। और जो लोग जानते भी हैं, दे डोंट हैव टाइम फॉर इट। तो अब डायबिटीज स्पेशलिटी के ट्रीटमेंट में जब आ जाते हैं, इवन इंटरनल मेडिसिन वाला है, सर्जरी वाला है, हड्डी वाला है, उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी, ऑफ लोडिंग, अवेयरनेस की कमी है। बट व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डायबिटीज, यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस हाउ टू प्रिवेंट डायबिटिक फुट अल्सर। देखिए, घाव होने के बाद तो उसका इलाज करोगे, काटोगे, पीटोगे, होने से पहले हम बचाएं। दैट इज द आर्ट ऑफ डायबिटिक फुट केयर एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। तो सच में डायबिटिक फुट कॉम्प्लिकेशन एक बहुत ही अंडर रिकॉग्नाइज्ड, अंडर ट्रीटेड, inappropriately treated diabetic complication है, which needs a lot of exposure, which needs a lot of knowledge
so that we can identify it early, we can treat it early to prevent it early. देखो, डायबिटिक फुट होने के बाद एम्पुटेशन करना पड़े, वो तो कोई कर देगा यार, हड्डी वाला काट देगा। आई प्रिवेंट एम्पुटेशन, जब आप पेशेंट को अल्सर होने से बचा लो, एम्पुटेशन होने से बचा लो, दैट इज प्रॉपर डायबिटिक फुट केयर। एंड दैट इज व्हाई वी से कि ईच पेशेंट हु कम्स टू यू, ऑन ईच विजिट you should do proper foot examination and proper foot care education should be given to each and every patient living with diabetes who come to you for regular visit. शुगर चेक करवाने आया है, पैर एक बार जरूर देख लीजिए, पैर साफ रखना है, पैर का केयर जरूर बताइए, बिकॉज इट इज रियली अंडर रिकॉग्नाइज्ड, अंडर ट्रीटेड एंड ऑफन डायग्नोज्ड वेरी लेट. Treat it early, prevent the ulcer, then only you can prevent the amputation. Thank you, Rost. It was really very, very pertinent question. Yes, sir. And I think from your statement, sir, so दो conclusion निकल के आए. So that first is that modernization comes with their own pros and cons, right? कि जैसे modernization में जैसे digital का inclusion हो गया, जैसे हम लोग बात कर पा रहे हैं, right? तो उसका एक प्रोस तो यही है कि आप इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी है आपके पास में, कि आप चीजों को एक्सेस कर सकते हो. बट उसका एक कॉन्स ये भी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन, क्या आप वैलिड रिसोर्सेज के बारे में पता है, क्या आप वैलिड पर्सन को सुन पा रहे हैं. तो ये इसका एक कॉन भी है, राइट. और सेकेंड चीज जो आपने मेंशन करी, दैट इज प्रिवेंटिव स्टेप्स, कि हर बार मतलब खाई के किनारे पर पहुंच के ही क्यों एक्शन लेना है. मतलब उससे पहले भी तो कुछ चीजें बचा जा सकता है, जब आपको दिख रहा है कि हम पहुंच चुके हैं ऐसे रास्ते में जहां पे आगे जाके बहुत चीजें खराब हो सकती हैं, राइट. बहुत आउटकम्स खराब हो सकते हैं. तो जस्ट टेक सम स्टेप्स कि जो प्रोएक्टिवली उन चीजों को डील कर पाए. तो सर सेम आई थिंक मैं और जानना चाहूंगा कि आपके ओपिनियन में वो कौन से टॉप 3 टॉप 5 प्रिवेंटिव स्टेप्स या प्रोटोकॉल्स हैं जो सबसे इफेक्टिव भी रहे हैं डायबिटीज फूड कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने में. सर देखो, whenever a patient comes to me for treatment of diabetes, I simply say कि डायबिटीज के 3 कारण हैं. एक लाइफस्टाइल इंक्लूड्स व्हाट यू ईट एंड हाउ मच यू बर्न, मतलब क्या एक्सरसाइज करते हो, कितना एक्सरसाइज करते हो. दूसरा, हाउ मच स्ट्रेस यू हैव. एंड तीसरा जेनेटिक है. ठीक है. अब अगर डायबिटीज का इलाज करना है तो इसके भी 3 पहलू हैं. सिर्फ एक पहलू है दवा, इंसुलिन इंजेक्शन, जो मैं आपको दे दूंगा. लेकिन बाकी जो 2 पहलू हैं वो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ. लाइफस्टाइल इंटरवेंशन में एप्रोप्रिएट डाइट, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एंड at least 45 minutes to 1 hour of moderate intensity exercise per day. स्ट्रेस फ्री लाइफ मतलब एडिक्वेट स्लीप. आजकल है ना, मैं 4 ही घंटे काम करता हूं. अभी एक कोई आया था, कितना 170 आवर पर वीक काम कर रहा है वो, somebody 5 CEO. राइट या राइट. कोई मतलब है? Why are you working for say 140 hours a week, only 4 hours of sleeping? You are going to be sick. तो सिंपैथेटिक स्टिमुलस बहुत ज्यादा होता है व्हेन यू ओवर एक्सर्ट. आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को, आपके गट को, आपके मसल्स को दैट नीड्स एडिक्वेट रेस्ट ऑफ 7 to 8 आवर्स. और जो सर्केडियन रिदम है कि दिन के समय काम करना है, अंधेरे में रेस्ट लेना है, ताकि आपके अंदर जो बायोलॉजिकल हॉर्मोन्स हैं वो रेगुलेट हो और आपके फिजियोलॉजी को ठीक करे. सो दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बाय विच यू कैन प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज एंड ट्रीट डायबिटीज. देन व्हेन यू कम ऑन डायबिटीज पर से, इट हैज गॉट 3 एस्पेक्ट. डायबिटीज में सिर्फ शुगर का अगर इलाज कर रहे हो तो यू आर डूइंग ओनली 1/3. डायबिटीज इज एसोसिएटेड विथ एन नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस.
मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक है, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज है, लकवा है। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, मतलब किडनी है, नर्व है, आंखें हैं, दे आर गेटिंग अफेक्टेड. So if you want adequate control of diabetes and complications associated with diabetes, there are three important factors which has to be taken into consideration. One is good control of blood sugar, another is good control of blood pressure, and third one is good control of cholesterol. अपने को अब एडुकेट करना पड़ता है पेशेंट को. हमने यहाँ से पेशेंट को तीनों चीज की दवा दी, वो गया बाहर फार्मेसी में, बोला डायबिटीज वाली गोली दे दो, बाकी सब छोड़ दो. फार्मेसी वाले डालिए, अब कोलेस्ट्रॉल वाले, मुझे तो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं. तो मैं मेरे पेशेंट को बोलता हूँ कि जब आपको हार्ट अटैक हो जाएगा तब आप कोलेस्ट्रॉल की गोली खाएंगे, ब्लड प्रेशर की गोली खाएंगे, या हार्ट अटैक होने से पहले खा लीजिए ताकि आपको हार्ट अटैक हो ही नहीं. सो वी नीड टू एडुकेट देम how to prevent complications that occurs with diabetes. So the more you talk to patient about how to prevent the complications and what are the ways by which you can do. डाइटरी मॉडिफिकेशन हो गया, अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज हो गया, अप्रोप्रिएट रेस्ट हो गया, गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, गुड कंट्रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल. और अब जैसे जैसे डिस्कवरीज हो रही हैं नई दवाइयों का, डायबिटीज में भी ऐसे ड्रग को चूज करो जो डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बचाए. सो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट एज पर द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, दैट इज द वे by which you can prevent complications that happen with diabetes. Thank you. बिल्कुल बिल्कुल सर. आई थिंक प्रिवेंटिव स्टेप से बहुत बड़े खतरे से को रोका जा सकता है फ्यूचर में होने से. और इट विल नॉट टेक मोर देन योर 2 मिनट्स और 3 मिनट्स. जैसे आपने बोला कि एक पैर धो लेना, राइट, एक डाइटरी मॉडिफिकेशन की, मैं दिन की 2 चाय लेता हूँ, एक चाय को हटा देता हूँ, राइट, एज सिंपल एज दैट. आई थिंक वो कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. आई थिंक लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है अभी. तो आई थिंक आपने बहुत वैलिड रेलेवेंट चीजों को यहाँ पे केटर किया. तो सर इसी के साथ में इस पॉडकास्ट एपिसोड का सबसे मोस्ट फन एंड एक्साइटिंग सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज रैपिड फायर क्वेश्चन सर. सो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड यू नीड टू आंसर देम इन अ वर्ड और अ फ्रेज. ओके, Go ahead. सो यस सर. सो पहला क्वेश्चन है सर कि व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट फूड आफ्टर ए लॉन्ग ओपीडी डे? Well, I have कहवा, गिरनार का कहवा है दोस्त, काम करते करते भी पी लेता हूं. सो दैट इज द बेस्ट वे. अदरवाइज गो बैक टू योर फैमिली, टॉक टू देम. घर पे जाओ तो घर की बात करो. स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रेस. दैट इज द वे आई कंफर्ट माई सेल्फ आफ्टर लॉन्ग ओपीडी. बिल्कुल बिल्कुल सर. वो दिख रहा है सर, वो आपके फेस पे कि एक स्ट्रेस फ्री, एक एक्साइटिंग लाइफ का जो स्माइल होती है, वो आई थिंक वो सर फेस से पता लग रहा है सर. सो वन थिंग मैड स्कूल नेवर प्रिपेयर्ड यू फॉर. कैन यू रिपीट प्लीज? एक चीज जिसके लिए मेडिकल स्कूल प्रिपेयर नहीं करता है डॉक्टर्स को. देखो, मेडिकल स्कूल, सच बताओ तो डॉक्टर के लिए मेडिकल स्कूल इज हिज लाइफ. थ्रू आउट द लाइफ ही कीप्स लर्निंग. And the one thing that you learn after your medical school is how to, communicate with patient and patient's relative. तो जब आप मेडिकल स्कूल में रहते हो तो यूजुअली आपको कोर्स से रिलेटेड पढ़ाइयाँ करवाई जाती हैं. जिस चीज के लिए आप तैयार नहीं होते हो मेडिकल स्कूल में, वो प्रोबेबली है कम्युनिकेशन के बारे में. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको समय के साथ ही मिलता है. सो यस. और आजकल के जमाने में तो आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा एग्रेसिव इन्वायरमेंट हो गया है. सो दिस इज व्हाट यू लर्न विथ एक्सपीरियंस. मेडिकल स्कूल डिडंट प्रिपेयर मी हाउ टू टॉक. तभी आप देखोगे कि मेडिकल स्कूल में बहुत सारे लोग जो टॉपर्स होते हैं, दे आर नॉट सक्सेसफुल क्लिनिशियन because they don't have communication skill. So communication skill is what we look forward कि वो हम लोग gradually सीखते हैं, and probably medical school does not prepare us for that. Right sir. So
लाइक मेरे भी जब मैं कॉलेज में था तो मेरे एक प्रोफेसर ने बोला था, हु वाज वेरी स्मार्ट, लाइक 75 ईयर्स ओल्ड थे वो, और तब भी सेम एनर्जी के साथ में एंटर करते, तो उन्होंने बोला था कि ए वर्ड से एक चीज स्टार्ट होती है, आर्टिकुलेशन। उसको जितना सिंपल बना सकते हो किसी के लिए, वो अगर आपने कर दिया तो वो मतलब यू कैन डू एवरीथिंग। सो आई थिंक वो आपकी बात आई से रिलेटेबल होता है कि कम्युनिकेशन और आर्टिकुलेशन दो ऐसी चीजें हैं कि बहुत रेलेवेंट हैं आज के एटमॉस्फेयर को देखते हुए सर। सहमत, बिल्कुल सही। सर, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है राइट, और बहुत फन भी है कि हु पैनिक्स मोर एट चेकअप्स, पेशेंट या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स? हम लोग ये पैनिक नहीं बोलते, हु ट्रबल्स यू मोर, पेशेंट या पेशेंट का रिलेटिव। इट इज ऑलवेज पेशेंट्स रिलेटिव। पेशेंट यार, मोस्ट ऑफ द टाइम ही नोज ही इज सफरिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम ही नोज कि ही इज इन द राइट हैंड। और आजकल जो वो गूगल ज्ञान हो गया है ना, जो उनके पेशेंट के अटेंडेंट करके आते हैं, पेशेंट के रिलेटिव में भी पेशेंट के रिलेटिव का गूगल ज्ञान सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है यार। बिल्कुल 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 सर, मतलब मेरे को अगर सर जब कंक्लूड करते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे मीम्स भी बने हैं जैसे आजकल लोगों की, मैं जो भी चीज की रिसर्च करता हूँ उसका वर्स्ट किस केस सिनेरियो लोग सोच लेते हैं। हुआ जुकाम होगा, पर वो कुछ ऐसा सोच लेंगे कि न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो चुका है, क्योंकि गूगल ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है, वो वर्स्ट केस सिनेरियो बताते हुए चलता है। तो आई थिंक लोगों को थोड़ा काम पेशेंस के साथ में और जो एक्सपर्ट एडवाइस के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, फॉर श्योर सर। तो सर, इस टेक युग में आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन कि इफ यू कुड इन्वेंट वन गैजेट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, वो क्या होगा सर? व्हाट वुड इट बी? देखो दोस्त, डायबिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है सरप्लस इन द कैलोरीज, द अमाउंट ऑफ फूड दैट यू ईट एंड द कैलोरीज यू बर्न। एंड व्हाई डू वी ईट? खाते हैं तो मतलब मन प्रसन्न हो जाता है, मतलब खुशी मिलती है, ना खाओ तो मन दुखी रहता है। तो अगर कोई ऐसा गैजेट होता जिससे कि हमारा कैलोरी बर्न होता रहता, सरप्लस कैलोरी नहीं होता, ओबेसिटी नहीं होती, इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं होता, हम खूब खाते मजे भी करते और हमें डायबिटीज नहीं होता, तो दैट इज द गैजेट आई वुड से कि दैट वुड ट्रीट एवरीबॉडी एंड अलाउ कि लोगों को डायबिटीज हो ही नहीं। So that is the best thing I would say. कि some gadget which could increase the calorie burning or decrease the calorie intake and still keep people happy and healthy. That gadget would be the best. बिल्कुल बिल्कुल सर, एग्री कि मतलब लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज करना तो बहुत मुश्किल है, कि वही कि बहुत कम ऋषि मुनि भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए थे, तो ये तो फिर भी इंसान है ना? तो वहां पे तो नहीं, बट हाँ कुछ अगर कोई गैजेट ऐसा हो कि जहाँ जो उनकी चीजों को बहुत ईज कर पाए, आई थिंक दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस पॉडकास्ट। एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि सर आपकी क्या राय है फॉर ए डॉक्टर ऑल्सो एंड फॉर ए पेशेंट ऑल्सो, बिकॉज कई डॉक्टर्स भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में कर रहे हैं, और उनके लिए भी जैसे आप जैसे एक्सपर्ट्स की एडवाइस बहुत हेल्पफुल होगी सर। See, you need to keep a balance in all aspect of your living. जो काम करो मजे में करो, stay happy with whatever you do, and as far as your lifestyle is concerned, 1 घंटे का वर्कआउट करते रहो। वो आपका साइकोलॉजिकली, सोशली, फिजिकली, मेडिकली सब फिट रखेगा। अच्छी भूख लगेगी, अच्छी नींद आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। जैसे मैं प्रतिदिन जाता हूँ बैडमिंटन खेलने या कभी साइकिल चलाता हूँ, कुछ ना कुछ 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, तो दैट कीप्स यू रेजुनुवेटेड, हैप्पी, कनेक्टेड, हेल्दी। सो 1 घंटे का वर्कआउट करते रहिए एंड जो काम करिए, enjoy that work. So this is the message I would give to everybody who is listening this podcast. Thank you very much. थैंक यू फॉर बीइंग दिस शो सर। और ऑब्वियस है, मैं जब भी आपके यहाँ पे रहूंगा एक बैडमिंटन का मैच हम रखेंगे सर, बिल्कुल।
और मेरे को फॉर श्योर मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगा सर। अरे ऐसा कुछ नहीं यार, जीतोगे, पक्का जीतोगे। नहीं, थैंक यू सो मच सर बट फॉर बीइंग ऑन दिस। खेलना हार तो जीत के लिए नहीं है, बिल्कुल खेलना मस्ती के लिए है। इंजॉय द गेम, इंजॉय द जर्नी, दैट्स ऑल। डोंट मिस द जर्नी फॉर द सेक ऑफ रिजल्ट। It is the game that you have to enjoy. It's not the winning or losing which you should target upon when you play. Thank you, dost. It was nice बिल्कुल talking to बिल्कुल you. सर। सेम सर, थैंक यू सो मच।